नेक्स्ट हमने बायोडाइवर्सिटी के जो इंस्टीट्यूशन कंजर्वेशन है, जो उसकी दो टाइप्स हैं, इंस्टीट्यूशन और एक्सटीट्यूशन के इनसाइड और आउटसाइड, वो दोनों कंजर्वेशन हमें देखनी है। इसके अलावा उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं और वाइल्ड लाइफ में सेंचुरीज में कौन कौन सी आ जाती हैं उसमें परसेंटेज, बाकी ईच एंड एवरीथिंग, एक एक सिचुएशन जो हमारे पास है कंजर्वेशन की, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम इंस्टीट्यूशन कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले मीनिंग हमें कंजर्वेशन का पता होना चाहिए कि इसमें हमें स्पीशीज़ हैं उनको कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना किसी भी इन्वायरमेंटल हैजर्ड से, या फिर उसको प्रोटेक्ट करना फ्यूचर के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो स्पीशीज़ की कंजर्वेशन करनी है वो हमने नेचुरल इकोसिस्टम में करनी है, और इसके साथ साथ फिर हमने मैन मेड, जिसको कि हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स हैं, उनका भी नाम देते हैं। कुछ इकोसिस्टम्स ऐसे हैं कि जो हमने नेचुरली वो डेवलप हुए हैं अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन कुछ इकोसिस्टम्स हमारे पास इस तरह के भी हैं जो कि आर्टिफिशियली हैं या फिर ह्यूमंस ने डेवलप किए हैं। नेक्स्ट इसमें कि जो इकोसिस्टम है वो टोटल उसकी प्रोटेक्शन किस तरह से की जाए और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें एक नेटवर्क बनाना चाहिए, और उसी नेटवर्क के थ्रू, जिसको कि हम कहते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया, या वो एरिया जहाँ पे हम स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर लेते हैं जो कि इंडेंजर या थ्रेटेंड होती हैं, उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो आने वाली लाइफ है या फ्यूचर में जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे पास जो फाना होता है या फिर फ्लोरा होता है, उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, जो फ्यूचर्स हैं जनरेशन हैं उनके लिए, और इसके साथ साथ हम जो प्रेजेंट जनरेशन जा रही है उनके लिए भी, कि अगर उनको प्रोटेक्ट ना किया जाए तो उससे ओवरऑल डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें नेक्स्ट किसी को भी बताने के लिए कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िशेज़ की हम बात करेंगे, हमारे पास फ़िशेज़ की डाइवर्सिटी मौजूद थी, हमारे पास ये थी, लेकिन अब हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये थोड़ा बताते हुए अदर कंट्रीज़ पे, या वैसे ही जब आप इसको इकोनॉमिकली या फिर आप इसका वर्ल्डली जब डाटा आता है आपके सामने, तो उसमें अगर ये लिखा जाए कि ये हमारे पास जो फ़िश है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सिरिनियस मैरीगेला है या सिरिनियस स्कॉर्पियो है, तो ये हमारे पास एक्सटिंक्ट हो गई है। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो गया या नियर टू थ्रेटेंड हमारे पास ये आ जाती है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली ये है कि हम किसी के सामने शर्मिंदा होने से कि पहले ये है कि हम इसको प्रोटेक्ट कर लिया जाए। जब इसको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है तो हमारे लिए जो हमारा इकोसिस्टम है वो हमारा मेंटेन रहता है, वो इस्टेब्लिश रहेगा। जब एक इससे स्पीशी जो है वो कम हो रही होती है तो उसके साथ साथ हमारे पास जो अदर स्पीशीज़ हैं वो भी कम हो रही होंगी। तो इस तरह से हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वो जो हम नेटवर्क या फिर वो जो एरिया जिसमें हम इनको रखते हैं उसको हम प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एरिया लैंड या सी का वो एरिया जहाँ पे मोस्टली वो स्पीशीज़ हमारे पास, वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन की जाती है या उनकी प्रोटेक्शन की जाती है या उसको मैनेज किया जाता है, और इसके लिए हम लीगली तौर पे उसको यूज़ करते हैं कि गवर्नमेंट हमें जो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन हमें वो देती है कि आपने इनको इस तरह से मेंटेन रखना है या आपने ये स्पीशीज़ है इसको इस तरह से रन करना है। तो उसमें वो सारा जो हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और जो हमारे पास लीगलाइजेशन है उस पर वर्क कर रहे होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए हम स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज़ की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जिसमें कि हम जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रिजर्व करते हैं, और उसके हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हमारे यही होते हैं कि जो हमारे पास डाइवर्सिटी है वो एनिमल की है या फिर प्लांट्स की है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसमें हमारे पास बायोस्फीयर आ जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स कि हम जब बायोस्फीयर है उसको अच्छे से मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, उसकी जो टेम्परेचर है और कंडीशंस हैं वो मेंटेन रखेंगे, तो उससे ओवरऑल हमारी जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहती है। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं नेशनली पार्क्स, तो नेशनली पार्क्स में आप जो हमारे पास डाइवर्सिटी है प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की डाइवर्सिटी है, या फिर उनको जू में कैद कर दिया जाता है, ताकि जो ह्यूमंस आने वाले हैं या जो हमारे पास वो सैर करने वाले लोग होते हैं वो उससे अफेक्ट ना हो। ठीक है, कि ये नहीं कि अगर पिंजरे खुले छोड़ दिए जाएँ तो उससे जो हमारी ह्यूमन डाइवर्सिटी है उसको इफेक्ट करेंगे, या उससे उनको बाइट करते हैं या फिर उनमें डिजीज़ कॉज करते हैं, या उनके लिए जो है वो रास्ते जो है वो बंद कर देते हैं और वो उनसे डर जाते हैं, तो इसलिए उनको ज़ू में रखा जाता है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम ज़ू में रखते हैं, तो बेसिकली इसीलिए किया जाता है कि हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन भी प्रिजर्व रहे, मेंटेन रहे, और इसके साथ साथ जो हमारी अदर डाइवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल जो स्मॉल फिशेज़ हैं जैसे
या अदर हमारे पास स्मॉल वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। जैसे आप लाइन की बात करते हैं तो लाइन में ज़ू में रहने वाले जितने भी जानवर होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है और उसको वो खा जाता है, उसको खुला नहीं छोड़ते। ठीक है, सेम ताकि उसको ज़ू में इसीलिए कैद करके रखा जाता है ताकि डाइवर्सिटी जो है वो ओवरऑल इकोसिस्टम की मेंटेन रहे। ये ना कि उसको एक को छोड़ने से ओवरऑल डाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़े, या फॉर एग्जांपल अगर वो फिशेस को नहीं खाता तो वो अदर एनिमल्स को भी नहीं खाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं तो इसमें हम मोस्टली इसी तरह से बात करते हैं कि हमारे पास एक डॉक्टर आपको रिकमेंडेशन देता है कि आपने सुबह टाइम खाना खाना है, आपने शाम टाइम खाना है, आपने दोपहर टाइम नहीं खाना, या आपने ये मेडिसिन इस टाइम खानी है, 2 मेडिसिन आपने शाम में खानी है, एक आपने। तो सेम इसी तरह से जो हमारे पास सेंचुरीज होती हैं उस पर डेवलप किए जाते हैं कि आपने जो खाना खाना है पास में बैठ के वो अपने जितना भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे पास रैपर्स बच जाते हैं उसको हमने डस्टबिन में डालना है। इसके अलावा आपने एनिमल्स के नज़दीक नहीं जाना है। इसके अलावा आपने यहाँ पे जो खाने वाली चीज़ें हैं उनका ध्यान करना है। उनको गंदा नहीं करना है। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे आने वाली पॉपुलेशन है उसको जो है डिस्टर्ब नहीं करना, सिर्फ अपनी लिमिट्स तक एंजॉय करना है, लेकिन अपनी लाइफ में ही रह के करनी है। और दूसरा ये कि जब आपने सेल्फीज वगैरह बनानी होती हैं तो आप उनके बिल्कुल नियर अबाउट जाके ना बनाएं कि भाई हमने तो इसके साथ जाके बनानी है, तो ये चीज़ भी इफेक्ट करती है। तो क्या ये भी हो सकता है कि जब आप उसके पास जाते हैं तो वो उसी टाइम आप पे अटैक कर ले और आपके लिए कोई ना कोई मसला बन जाए। तो इस तरह से इनको जो है वो प्रिजर्व इसलिए भी रखा जाता है कि जो हमारी अदर पॉपुलेशन हैं वो भी इफेक्ट ना हो। और इसके साथ साथ जो है ये हमारे पास जो डाटा है, फॉर एग्जांपल है जो हमारे पास लाइन है या डॉल्फिन है, जो हमारे पास डॉल्फिन फॉर एग्जांपल है वो ख़त्म होने के, पांडा है या हमारे पास एक्सटिंक्ट या थ्रेटन्ड स्पीशीज़ में आ जाते हैं कि नियर टू एक्सटिंक्शन होते हैं। जब उनको हम प्रिजर्व कर लेते हैं तो उनको कोई नहीं कर सकता। सेम जैसे मुगलिया दौर में बादशाहत होते थे तो उनका बेसिकली यही पर्पज़ होता था कि वो हंटिंग जस्ट अपने पैशन के लिए करते थे। ठीक है, पर इसमें ये भी पैशन दिया जाता है, पैशन के साथ साथ आप इसमें ये भी अपनी मर्दानगी कि भाई आज मैंने इतनी हंटिंग की, आज मैंने इतनी हंटिंग की, इसमें ये भी मेन रोल होता है। और उसके बाद ही 1639 में फिर एक एक्ट आया था जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हंटिंग डेयर्स की जो है वो रोक दी गई थी। और उसके बाद यहाँ पे जितनी भी हंटिंग है ओवरऑल पाकिस्तान में, इसके अलावा अदर कंट्रीज में भी हंटिंग को जो है वो इसीलिए बेसिकली रोका गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास डाइवर्सिटी आ जाती है वो मेंटेन रहे। ये नहीं कि अगर एक जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी है कि अगर एक एक ह्यूमन भी किसी एनिमल को जो है वो किल करने लगता है, उसकी हंटिंग करने लगता है, तो उससे ओवरऑल हमारी डाइवर्सिटी डैमेज हो जाती है। ठीक है, या फिर आपने अक्सर शिकारी देखे होंगे तो शिकारी बेसिकली क्या करते हैं, बर्ड्स को या उनकी जो है वो गोश्त को फूड के तौर पे बटेरा वगैरह हो गया उसको खाने के लिए वो उनको गन से जो है वो पहले किल कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास तकरीबन जो है वो 11 मेजर बायोस्फीयर्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्वायर्स हैं कि हमें बायोस्फीयर को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा 18 नेशनल पार्क हैं और 420 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि हमारे जो कि इंडिया है उसमें मौजूद होते हैं। इसमें तकरीबन 4% जो है वो जियोग्राफिकल एरिया उसको कवर किया हुआ है। ठीक है, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में मोस्टली हमारे पास 29 बाज़ दफ़ा पे जो है वो 27 बाज़ जगह पे 29 तो नेशनल पार्क्स आते हैं। और इसका जो बेसिकली हम जेम कुबर्ट जो हमारे पास नेशनल पार्क है, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश किया था गया था। और इसके अलावा हमने सबसे पहले कि बायोस्फीयर रिजर्वायर में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या मेन डिफरेंस होता है। तो इसमें हम जब बायोस्फीयर रिजर्वायर्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो बायोस्फीयर एरिया आ जाता है जिसमें कि हम बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स को देखते हैं तो उसको मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा जो नेशनली पार्क हैं वहाँ जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके या फिर उनको ज़ू में रखा जाता है ताकि वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में रहें और इसके अलावा किसी इधर उधर मूव ना कर सके या हंटिंग का बायस ना बन सके, या फिर जो अदर एनिमल डाइवर्सिटी है या प्लांट डाइवर्सिटी है उसको डैमेज ना करें। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में मैंने आपको पहले बताया कि जैसे प्रिस्क्रिप्शन होती है, एक लेटर होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए होते हैं जिसको कि हम लीगलाइजेशन या लीगल फैक्ट्स भी कहते हैं। तो बेसिकली इसमें वो इन्वॉल्व होगा।
और एग्ज़ाम्पल में हमारे पास जो बायोस्फीयर रिज़र्वायर जो इंडिया में हैं, वो मोस्टली ये हमारे पास उनके डिफरेंट नेम्स हैं और जिसमें कि हमारे पास फर्स्ट नंबर पे नीलगिरी है और इसके अलावा नांडा देवी। अच्छा, इसमें इनके जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो भी साथ में मेंशन है। गल्फ ऑफ मन्नार है और इसके अलावा ग्रेट निकोबार है और पंचमारी है। इसके अलावा जो नेशनली पार्क हैं इंडिया में, इसमें नेशनली पार्क हमारे इधर पाकिस्तान में रावलपिंडी एरिया में है। इसके साथ साथ हम इस्लामाबाद है उधर जाते हैं, उसमें है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो गुजरात में है, ठीक है, और असम है केरला। और वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज़ हैं इसमें मोस्टली गाना बर्ड सेंचुरीज़ के नाम से है। इसके अलावा अबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है। इसके अलावा जतपारा सेंचुरी है, मनिमलाई जो है वो, ये सेंचुरीज़ हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, इसमें कि डिफरेंट जगह पे उनकी मैन्युस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल एक पेज है, उसके ऊपर आपने 12 पॉइंट्स बनाए हुए हैं और उसमें ये कहा कि आपने इसमें कूड़ा नहीं फेंकना है, इधर को मूव नहीं करना, यहाँ से डाइवर्जन है और इस ये जो एरिया है आपके लिए हैज़र्ड है और डेंजरस एरिया है, इस तरफ मूव ना करें। और ये सारी जो बातें आपको मैंने की जाती हैं, इसको हम सेंचुरीज में मोस्टली डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक्स सिचुएशन हमारे पास कंजर्वेशन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या कंजर्वेशन का वो कंपोनेंट जो कि हमारे नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनसे आउटसाइड मौजूद होता है, उसको हम एक्स सिचुएशन कंजर्वेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी का सैंपल आ जाता है, वो भी हमारे पास आउटवर्ड एरिया में ही है। इसके अलावा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आ जाती हैं जो कि नियर टू थ्रेटन्ड होती हैं, उनको भी हम एक्स सिचुएशन में ही नाम देते हैं। इसके अलावा हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि मेंटेनेंस और ब्रीडिंग, जो हमारे पास इंडेंजर्ड प्लांट हैं या फिर एनिमल स्पीशीज़ हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं, उनकी हमने मेंटेनेंस किस तरह से करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जानवर जो है वो बच जाता है, पांडा हमारे पास जो है वो एक्सटिंक्ट है, नियर टू थ्रेटन में आ जाता है, तो उसमें उसको क्या है कि हमारे पास जस्ट एक स्पीशी बच गई है, तो उसकी हमने ज़्यादा प्रोडक्शन करवाने के लिए अगर हमें 50 स्पीशीज़ चाहिए या 20 स्पीशीज़ चाहिए, तो हमारे पास क्या क्राइटेरिया होगा। उसके लिए हमने बेसिकली ये करना होगा कि उन्हीं की वो जो एक पांडा है उसी से हम उसकी ब्रीडिंग करवाएंगे, प्रोडक्शन करवाएंगे, जिससे कि हम स्पीशीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास, अगर वो हमारे पास एक पांडा ही नहीं होगा तो हम नेक्स्ट की जनरेशन किस तरह से प्रोड्यूस कर सकें, इसलिए उसकी जो मेंटेनेंस है या कंजर्वेशन है वो ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास ये है कि कंट्रोल कंडीशंस में हमारे पास ज़ूज़ आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें चिड़ियाघर में आप एनिमल्स को रखते हैं। इसके अलावा बोटेनिकल गार्डन्स आ जाते हैं कि आप बाज़ दफ़ा आपको वही प्लांट आपको बाहर एरिया से या नर्सरी से बाज़ दफ़ा मिलते हैं, आप वैसे देखते हैं तो आपको कहीं पे आम नज़र नहीं आता, ठीक है, या आप बोटेनिकल गार्डन में जाते हैं, वहाँ पे मूव करते हैं, वहाँ से आपको मिलता है। और इसके साथ-साथ हमारे लिए जो एक्वेरिया है जो कि फ़िशेज़ के लिए है, नर्सरीज़ में हम देखते हैं कि हमारी प्लांट्स हैं, नर्सरीज़ उनके अलग हैं। जैसे आप बेबी नर्सरी की बात करते हैं तो उसमें बच्चों को जस्ट रखा जाता है। वैसे में इस तरह से डीएनए बैंक है जहाँ पे हम डीएनए का डाटा स्टोर करते हैं या हम रिसर्च करते हैं, तो उसका जो सीक्वेंसिंग होती है वहाँ पे हम स्टोर करवा देते हैं कि हमने लेटेस्ट वर्क की है। सीड बैंक और जीन बैंक सेम इसी तरह से है कि जीन्स वहाँ पे स्टोर की जाएँगी, सीड्स वहाँ पे स्टोर किए जाएँगे, जो कि हमारे लिए कुछ सीड्स ऐसे हैं जो कि फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ सीड्स जो हैं वो इस तरह के होते हैं जो कि स्लो ग्रोइंग में इन्वॉल्व होंगे। फिर जो प्लांट हमारे पास ये ट्री होगा वो स्लोली स्लोली ग्रो करेगा, कुछ जो है वो फास्टली ग्रो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है बोटेनिकल गार्डन वो तकरीबन 1500 के करीब हैं और इसके अलावा 80,000 स्पीशीज़ पे वो डिपेंड करते हैं। इसके अलावा जो ज़ू है वो हमारे पास मोर दैन 800 है और जो कि 3000 स्पीशीज़ पे डिपेंड करते हैं, जिसमें हमारे पास मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस सब की आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इंडिया में जो है वो जीन बैंक भी हैं और इन जीन बैंक में से जो हमारे पास मोस्टली इम्पोर्टेंट वो है नेशनल ब्यूरो जो है वो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के NBPRGR, ठीक है, तो जो कि न्यू दिल्ली में है। सेम इसी तरह से हमारे पास ये पाकिस्तान है, वहाँ पे भी है। पाकिस्तान में जो जैन बैंक है, इसको आप ऑनलाइन डाटा स्टोरेज भी करवा सकते हैं या ऑफलाइन अगर आप खुद जाके करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, वो भी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अकॉर्डिंग भी ये हमारे पास क्रायो प्रिजर्वेशन है सीड्स की, कि हमने सीड्स को किस तरह से प्रिजर्वेशन करना है। हमने उसको एक्सट्रैक्ट करके या फिर उसमें जो मटेरियल होती है या नाइट्रोजन होता है उनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, उनकी जो एबिलिटीज़ होती हैं उनको हमने मेंटेन रखना होता है, उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करके ताकि उनको प्रिजर्व किया जा सके और उन्हीं प्लांट से और उन्हीं सीड्स को यूज़ करते हुए हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकें।
इसमें नेशनली भी इन्वॉल्व होते हैं प्लांट्स, हमारे पास इन्हीं सीड्स को यूज़ करते हैं, और इंटरनेशनली भी, या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का फ्लोरा इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर आप फास्ट की प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज़ करने के लिए इन सीड्स को यूज़ करते हैं। या बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको कोई चीज़ रिक्वायर होता है, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके लिए जो है वो सीड बैंक जाते हैं, या फिर आप अदर हमारे पास रिसोर्सेज आ जाते हैं, तो आप उन्हीं रिसोर्सेज में आके ना उन्हीं को यूज़ करते हुए अपना जो डाटा है सीड्स का उनको स्टोर करते हैं, और साथ में अगर किसी और को रिक्वायर तो उसको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा नेशनल फैसिलिटी जो हम प्लांट टिश्यू कल्चरिंग रेपोजिटरी के लिए उसमें देखते हैं, जिसको कि हम NFPTCR का भी नाम देते हैं, जो कि न्यू दिल्ली इंडिया में ही है। और सेम इसी तरह से कि ये जो कंजर्वेशन की वैराइटीज़ हैं, इस वैराइटीज़ की कंजर्वेशन हमने किस तरह से इसमें क्रॉप भी आ जाती हैं, सीड्स भी आ जाते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास जो डिफरेंट एनिमल हैं, या एनिमल फ्लोरा या फाना है, फ्लोरा है, तो ये सब हमारे पास हमने किस तरह से प्रिजर्व करना है, टिश्यू कल्चरिंग को किस तरह से इन्वॉल्व करना है, और इनकी प्रिजर्वेशन कैसे करनी है, तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ईजी हो जाता है। कंजर्वेशन के हमारे पास बेसिकली गोल क्या है कि हमने जो इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना होता है, और उसके साथ साथ हमारे पास जो स्पीशीज़ होती हैं वो सिंगल स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, वो मल्टीपल स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, उनको प्रोटेक्ट करना होता है। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हमारे पास नेचुरली सिलेक्शन आ जाती है, और एक हमारे पास आर्टिफिशियली सिलेक्शन आ जाती है। ये दोनों मेन रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कंजर्वेशन के चैलेंजेस हैं कि हमने ये रिसोर्सेज हैं इनको फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करना है। स्पीशीज़ हैं हमारे लिए जो अभी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है, तो उनको हमने प्रोटेक्ट इसलिए करना होता है ताकि फ्यूचर में जो आने वाले लोग हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर सकें, और इसमें जो चेंजिंग हम ला सकते हैं उनको उतनी ज़्यादा चेंजेस ला के जो कंजर्वेशन है उसको रेगुलेट कर सकें। इसमें हम सॉलिड रिसर्च को भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम उसको जो हमारे पास बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं कि उनको कंज़र्व करने के फ़ायदे वो हमें वो भी पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी देखनी है कि अगर हम फॉर एग्जांपल एनिमल स्पीशीज़ को प्रिजर्व करते हैं तो उसका नेशनली हमें फ़ायदा क्या होगा और इंटरनेशनली फ़ायदा क्या होगा। हमने ये जो कंजर्वेशन करनी है सिर्फ इसीलिए नहीं करनी कि इसको प्रोटेक्ट करके आप इसको जस्ट जो हमारे फ्यूचर डाइवर्सिटी है, फ्यूचर लोग हैं उनके लिए रख दें, या फिर प्रेजेंट टाइम के लिए। तो इनको बेसिकली हमने इकोनॉमिकली और इनके बेनिफिट्स दोनों देखने होते हैं। प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी में कि हमारे वो जो मेन एफर्ट्स, और अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे बायोडाइवर्सिटी को, तो इसके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब लॉस होने के चांसेस होंगे तो इसको सस्टेन और मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम 1872 में जो यूनाइटेड स्टेट में प्रोटेक्टेड एरिया डेवलप किया गया, जिसको कि हम येलोस्टोन नेशनल पार्क कहते हैं, जो कि हमारे पास यूनाइटेड स्टेट थी हमारे पास, वहाँ पे ये डेवलप किया गया। ये फर्स्ट नेशनल पार्क था जो कि डेवलप किया गया, और इसके बाद जो है वो नेशनल पार्क इंडिया में, पाकिस्तान में, और इसके अलावा अदर कंट्रीज़ में देखे गए। जैसे आपको पता है कि कोई भी स्पीशी है या कोई भी डेवलपमेंट आती है या कोई भी बेनिफिट होता है कंट्री को, तो दूसरा कंट्री उसकी तरफ लाजमी मूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास 7% जो है वो वर्ल्ड लैंड जो साइट की गई है, उसमें वो रिजर्वेशन के लिए की गई है कि हमने वो लैंड जो है वो प्रोटेक्ट कर देनी है प्रिजर्वेशन के लिए, ताकि वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी स्टोर की जा सके। और दूर दराज से आने वाले लोग, जैसे कि आप स्टडी टूर्स पे जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेजेस की तरफ से, तो वहाँ पे आप जाके फ्लोरा फाना देखते हैं, रॉक्स देखते हैं, जो कि आपको आम देखने में, या स्पेशली आप कहीं सिटी में या कहीं जाते हैं तो आपको देखने में नहीं मिलती। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने जो कि सिस्टम बायोस्फीयर को सपोर्ट किया, वो है हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्वायर, को उनको सपोर्ट किया। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है वो भी प्रिवेंट की उन्होंने, ताकि ये जो हेरिटेज साइट है वो प्रिवेंट करके जो हमारे पास डाटा हेरिटेज का उसको मेंटेन रखा जा सके, और हमारे पास जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम दिखाने के काबिल हैं।